नमस्कार दोस्तों, द जेसीसी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन एकदम नया टॉपिक लेके चल रहे हैं समास का, है ना। अब कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो बच्चे रीट लेवल फर्स्ट सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो अभी तक जो नींद में सो रहे हों तो दीपावली के दीपक जला करके अपने मन में अंधकार को दूर करके और उजाले की ओर अपना प्रस्थान करें। मतलब रीट में एक सीट पक्की करने के लिए आप झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल, तहसील रोड घाटोल संस्थान पे पधारिए और अपना एक पद है वो निश्चित कीजिए। तो इसी शुभकामना के साथ में मैं स्टार्ट करता हूँ समास का टॉपिक। अपन आज स्टार्ट करेंगे समास। समास, है ना। समास को और किस नाम से जानते हैं? एक बार का प्रश्न आया हुआ है। समास को आप और किस नाम से जानते हैं या क्या कह सकते हैं इसको? समास को बताओ। ऑप्शन तो नहीं दूंगा मैं, वैसे ही बताना है। सुना है कभी समास का दूसरा नाम? मैं बताऊंगा। और आया हुआ प्रश्न है, समास को हम संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं। समास को दूसरा नाम अपन क्या दे सकते हैं? हाँ, संक्षेपीकरण। समास का दूसरा नाम है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण कैसे? हम समास के दो पदों के बीच से, है ना, कोई कारक चिह्न, विभक्ति या पद हटा करके उसको पास पास लाकर बिठा देते हैं तो क्या वो संक्षिप्त नहीं हुआ क्या? जैसे मैं दे दूं रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसका समस्त पद बताओ मेरे को। तो रेलगाड़ी। अब देखो कितने बड़े पद था, उससे छोटा सा हो गया ना रेलगाड़ी। तो बताओ संक्षेपीकरण हुआ कि नहीं हुआ उसका? इसीलिए समास को हम संक्षेपीकरण के नाम से भी संबोधन कर सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं समास की। समास है ये दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस आस। सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास पास आना, है ना। सम का मतलब होता है पास पास, और आस का मतलब होता है बैठना या रखना, है ना। तो हम क्या करते हैं समास में? दो पदों को पास पास ला करके बिठा देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आपके एसटीसी, पीटीटी, बीएससी बीएड, बीए बीएड और रीट लेवल फर्स्ट सेकंड और चतुर्थ श्रेणी, यहाँ तक आने वाला प्रश्न मोटा यही बनता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो बताओ समास के भेद कितने करें अपन? हैं? कितने करें मैडम जी? बोलो। हाँ बिल्कुल यही है, संख्या यही है मैडम जी। कितने हैं? हैं? 6। 6 क्या 6 होता है रे? हाँ 6 है। हिंदी में शुद्ध इसको बोलेंगे तो आप इसको 6 मत करना। हमारे शेखावाटी में तो गाय को पानी पिलाते हो करके 6 यूँ करके, है ना। तो पानी नहीं पीती है ना, तो उसके पानी के पास ले जाके यूँ करते हैं ना 6 तो पानी पी लेती है ना। तो हाँ, ये पानी पिलाने के तरीके होते हैं। भैंस को पानी कैसे पिलाते हो? डोबी को पानी के पास ले जाके वो पानी पीती नहीं है तो कैसे पिलाते हो? हाँ, क्या करते हो? भवे, है ना। और हमारे करते इभो इभो इभो, वो उनके वर्ड हैं, कोड वर्ड हैं। अब बड़े बुजुर्गों ने पता नहीं कैसे बना दिया ये, है ना। इभो इभो करते हैं तो पानी पी लेती है, क्या खबर पड़ती है उनको। हाँ, तो इनको हिंदी में कहेंगे अपन 6 है। हिंदी में समास कितने होते हैं? 6 होते हैं।
जब जब भी तुम गाय को देखो तो आपको समास याद आना चाहिए कि हाँ यार, गाय पानी पीती है, इसको पिलाने के लिए क्या करते हैं, छे करते हैं। तो 6 समास के प्रकार भी होते हैं। समास के मूल प्रकार है ना, ये 6 ही होते हैं। संस्कृत की बात करें अपन तो बसंती संस्कृत में कितने समास होते हैं? 4 होते हैं। हाँ, संस्कृत में कितने समास होते हैं? 4 होते हैं। और हिंदी में होते हैं 6। हाँ, कुछ किताबों में आपने 5 भी देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो गलत तो नहीं है, 5 भी हैं कहीं कहीं, लेकिन मूल रूप से 4 हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये 4 ही हैं। वो जो आप द्विगु समास और कर्मधारय समास हैं वो तत्पुरुष समास के ही उपभेद माने जाते हैं। इस प्रकार से 4 ही हैं और कुछ कुछ किताबों में 5 भी बता रखे हैं, संस्कृत में 5 भी है ना। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं 6 समास कौन कौन से हैं। देखो, नंबर 1, 6 समास की बात करें तो तय, द, बै, अतदब, द्विगु कर्म समास हैं। ऐसे ही लिखवाया था क्या? अतदब द्विगु कर्म समास हैं। तो समास कौन कौन से हैं? एक तो ये याद रखो, अतदब है, एक द्विगु है, एक कर्म है, और यही समासम अस्ति है। अब कैसे कैसे निकलेंगे देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये 6 समास है। 1 नंबर में है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास। द्विगु और क्रमधारय समास। मोटे रूप से टावरो यही है। आप क्या आ जाए कि भाई निम्न में से कौन सा समास है या नहीं है, तो कई बार तो वहीं डोली सी डूब जाती है बच्चों की। समास के अंदर तो कभी कभी तो विशेषणों को उछेड़ देते हैं, कभी सर्वनाम को लगा देते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इनकी पहचान क्या होती है। तब आपके जो प्रश्न आना होगा ना, वो मैं यहाँ से ही टपका दूंगा सारा मामला। बाद में तो रामायण पढ़नी है ना। गहरा जो प्रश्न होगा वो यहाँ अंदर से आएगा, बाकी यहाँ से, है ना। गहन अध्ययन करने के लिए तो आपको ऑफलाइन क्लास द जुनूनो कोचिंग क्लासेस घाटोल तहसील रोड में आना होगा। बाकी तो मोटा मोटा ही दूंगा, इसमें तो पता नहीं प्रश्न आए क्या नहीं भी आए।
हैं? हाँ, एकदम सिलेक्शन 100% करना है तो आपको ऑफलाइन क्लास आना ही पड़ेगा। ऑनलाइन में सारे काम थोड़ी हो जाते हैं? सारे काम हो जाते हैं ऑनलाइन में? ऑनलाइन ज़्यादा स्थायी टिकाऊ नहीं है, इसलिए ऑफलाइन आओ। अब बहुत बार यूँ पूछते हैं, जैसे जो एकदम ताज़ा ताज़ा बच्चे हैं उनसे थोड़ा सवाल कर लेते हैं अपन। सुगन, ये बताओ कौन से समास में दूसरा पद प्रधान होता है? बताओ। वंदना, कौन से समास में दूसरा पद प्रधान होता है? अव्ययीभावी समास में। तीसरा पद किसमें प्रधान होता है? बसंती, तीसरा पद किसमें प्रधान होता है? बताओ। नहीं पता। पिहू, तत्पुरुष में। शाबाश, जीता रहा है मेरा बेटा। निशिका मैडम, बहुब्री में तीसरा पद प्रधान होता है। मान लेता हूं मैं, लेकिन मुझे ये बताइए पद तो 2 ही होते हैं, 3 कहां से हो गए? पहला पद और दूसरा पद, पद तो 2 ही होते हैं, तीसरा कौन सा पद आ गया ससुरा? हाँ, तो मैं तो अन्य पद की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तीसरे पद की बात कर रहा हूँ। पद समास में 2 ही होते हैं, तीसरे पद होते ही नहीं है। वो बहुब्री में है, अन्य पद प्रधान होता है, या तो पहला होगा या दूसरा होगा या दोनों होंगे, बस तीसरा पद नहीं होता है, ध्यान रखना ना। हाँ, अब मोटा प्रश्न है। अब बता तू स्वराज, पहला पद प्रधान किसमें होता है? कौन से समास का प्रथम पद प्रधान होता है? बड़ी भारी कमजोरी है यारो, है? करिश्मा, नहीं आओ तो है? निशिका मैडम, तत्पुरुष का पहला पद प्रधान होता है? ध्यान तक ही हमरो। निशिका मैडम हम कह रही है कि तत्पुरुष समास का है ना पहलो पद प्रधान, हाँ था एम, हाँ है। अब डोबो, ये तुम्हारे फूफा जी है ना, मैंने कर्म से ही डाल रखे हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, इसका अब वही बात, तीसरा होता ही तो नहीं है ना। हाँ, तुम तो फ्लो में आ जाते हो फिर। हाँ, इसका पहला पद प्रधान होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें अन्य पद प्रधान होता है। न तो पहला प्रधान होता है, न बीजा प्रधान होता है, इसमें तीजा प्रधान होता है ना। इसमें अन्य पद क्या होते हैं? प्रधान होता है, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। कारण क्योंकि दोनों ही तत्पुरुष समास के भाग माने जाते हैं। तो एक प्रश्न तो ये देखो मोटा सा, अब करोगे गलत। सूत्र याद हो गया, अत दबवाड़ा, ए तय द ब, पहला दूसरा तीसरा यानी अन्य, पहला दूसरा दोनों और चौथे में अन्य, यूं करना है। ए तय द ब अव्ययभावी समास, पहला पद प्रधान। तय तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान। ए तय द द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। ए तय द ब बहुब्री समास, अन्य पद प्रधान। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। एक तो ये है ना, तो लिख दो अपने तो मोटे मोटे। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें अन्य पद प्रधान होता है। इसमें
दूसरा पद प्रधान और इसमें भी दूसरा पद प्रधान। ये तो बात होगी प्रधान की। मोटा प्रश्न आए तो यहां से कर देना है, गलती मत करना। अब बात करते हैं अपन इसकी पहचान, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समास कैसे करके आना है अपन। तो इसकी पहचान देखो, अव्ययभावी समास की पहचान क्या है? इसका जो प्रथम पद है वो तो प्रधान होता ही होता है। प्रथम पद प्रधान के साथ में प्रथम पद में उपसर्ग लगे होते हैं, इसकी खास पहचान है। प्रथम पद में क्या होते हैं? उपसर्ग लगे होते हैं। और प्रथम पद में उपसर्ग लगे होते हैं। एक इसकी खास पहचान है, उन उपसर्ग वाले जो शब्द हैं वो इसमें आ जाएंगे, है ना। जैसे 19 वगैरह है, उन उपसर्ग वाले का हो या उन वो संख्या एक कम वाले संख्या वो यहाँ आ जाएंगी। और एक खास बात और है, जैसे आपसे कोई यूं पूछे टाबरो, मोटी मोटी हर किसी की पहचान मोटी मोटी है ना। तत्पुरुष समास में क्या होते हैं? कारक विभक्तियों का लोप होता है ना। इसमें क्या होता है? कारक विभक्तियों का या कारक चिन्हों का लोप करके हम ये समास बनाते हैं, तत्पुरुष समास। और इसको मुख्यतः 6 प्रकार का इसको मानते हैं लगभग। कर्म तत्पुरुष समास, है ना। ऐसे कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबोधन तत्पुरुष समास, ऐसे बनाते हैं ना। तो इसके अलग अलग भाग होते हैं, तो कारक चिन्ह देख के अपन लगा देंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। और बीच में इसकी विभक्ति चिन्ह होती है, वो क्या होती है? और। केवल और नहीं है, और तथा आदि, और तथा आदि ये होते हैं, इसमें ध्यान रखना है। तो ऐसे ही, और इसकी देखो बहुब्री की सारे जितने भी देवताओं के नाम है ना वो सब इसमें आ जाएंगे, अन्य पद प्रधान होता है। और द्विगु समास की खास पहचान क्या है? इसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रथम पद इसका क्या होता है? संख्यावाची होता है। और पूरा पद वो एक समूह को दर्शाता है। और क्रमधारय समास में विशेषण और विशेष्य होते हैं, या उपमान और उपमेय होते हैं, है ना। विशेषता बताते हैं वो, ये आपके कर्मधारय समास हो गए हैं। तो एक प्रश्न आता है, त्रिमुनि, इसमें कौन सा समास है स्वराज? त्रिमुनि में कौन सा समास है? चौराहा में समास कौन सा है? बसंती, द्विगु समास, क्योंकि प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है ना। और षटपद में भी यही है। तिबारा में भी यही है। दुनाली में भी यही है। और त्रिमुनि में है, इसमें भी यही होगा। और यही होगा ना। क्यों? आपने क्या देखा? संख्या देखी। आपको ध्यान हो कि त्रिमुनि, द्विगांगे ऐसे जब नाम आते हैं तो उसमें ये होता है। बस यही तो मिस्टेक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वो कुछ है कि उन उपसर्ग वाले आए गया है, गंगा मुनि नदी। हाँ, इसमें क्या होता है? यानी यहां तो हो जाएगा संख्या, और फिर यदि मुनि
गंगा, नदी आदि नाम आते हैं ना। भले ही देखो त्रिमुनि आ गया है ना, द्विगंगे आ गया है ना, त्रिनद आ गया, तो हम संख्या देख करके उसको यहाँ नहीं करेंगे द्विगु में, उसको हम अव्ययभावी समास में करेंगे। ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यदि ये आ जाए तो बच्चा 100% क्या करके आएगा, द्विगु समास करके आएगा, है ना। ये मैं शब्द दे दूं, मान लो आपको कि बताओ टाबरो त्रिमुनि में कौन सा समास है, तो बच्चा बताओ क्या करके आएगा, है ना। नाम आता है इसका ऐसे, त्रयमुनि। अब त्रय यानी 3 या त्रि वैसे भी दे सकता है, त्रिमुनि, है ना। तो बच्चा क्या करके आएगा, हो संख्या आ गई, ठोक दो द्विगु में, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है, प्रथम पद प्रधान तो होता ही होता है, और इसमें दूसरा पद प्रधान तो होता ही होता है, इसमें कारक के जो कारक चिह्न कहो और परसर कहो, उनको वो क्या है, लुप्त माने जाते हैं, है ना। और कारकों के अनुसार इनका है भेद भी क्या है, बांटा गया है। इसमें कारक चिह्न की प्रधानता होती है, मिलते हैं, और इनको कारकों का जो उसको क्या कहेंगे अपन, कारकों के कारक चिह्न, परसर्ग कहते हैं उसको ना, परसर्ग विग्रह बोलते हैं उसको। ये परसर्गों की प्रधानता रहती है इसमें, परसर्ग। ये जैसे राजकुमारी है, इसका कैसे करेंगे, राजा की कुमारी, यही तो ना, राजकुमारी राजा की कुमारी। तो की क्या है बताओ मेरे को, की क्या है ना, कारकों का वो कारक चिन्ह है ना, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान अपदान से, है ना, ऐसे अधिकरण में पेपर वो है ना, वो तो वो कारक चिन्ह और कारक परसर्ग कहें, वो उसकी इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है। अब आता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, यहाँ से बहुत बार केवल द्वंद्व समास का चिन्ह ही पूछते हैं, है ना, द्वंद्व समास का। तो क्या काम में आता है इसमें, और, तथा, अथवा आदि, ये इसका अपन समास का विग्रह करेंगे ना, उसमें ये काम में लेंगे। और बहुब्रीहि समास में अपन अन्य पद प्रधान होता है, और इसका अपन क्या वो कहें, समास का विग्रह करते समय, हालांकि वास्तव में हम समास को विग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि विग्रह तो किसका होता है, संधि का होता है। एक ध्यान रखना, यदि आपको संधि का विलोम शब्द पूछें तो संधि का विलोम शब्द क्या करेंगे आप, विच्छेद, है ना, नहीं, संधि का होता है विग्रह है। ये विलोम शब्द आए तो ध्यान रखना, संधि का होता है विग्रह है, और समास का विलोम, शाबाश, समास का विग्रह नहीं होता है ना, व्यास होता है, दोनों ध्यान रखना, है ना। तो बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, और समास का क्या करेंगे, व्यास, है ना। समास का व्यास करते समय, समास का व्यास करते समय है जो वह, है जो वह पद जोड़ा जाता है। यदि आपको समास विग्रह किया हुआ मिल जाए, और विग्रह में दिए हो गया है जो वह, ऐसा दिख गया ना, तो वो समास आपको क्या होगा, हाँ, बहुब्रीहि समास माना जाएगा।
और द्विगु समास में क्या है, द्विगु में दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद संख्यावाची होता है। दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद संख्यावाची होता है और समस्त पद है, समस्त पद समाहार को दर्शाता है। समस्त पद है वो समाहार को दर्शाता है। और क्रमधारय समास के अंतर्गत क्या आएगा, दूसरा पद प्रधान तो होगा ही होगा और इसकी खास विशेषता है इसमें विशेषण विशेष्य या यूं कहें उपमान उपमेय पाए जाते हैं। ये लो मोटी मोटी पहचान तो ऐसी हो गई इनकी। कई बार टावरों बीच में से भी प्रश्न यूं बना देते हैं, वो देखो किस समास के अंदर कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है विग्रह करते समय, है ना। किस समास का विग्रह करते समय या व्यास करते समय कारक चिन्हों या प्रसर्गों का प्रयोग किया जाता है, तत्पुरुष समास में, है ना। और इसी के अनुसार अलग अलग कारक चिन्ह भी बनते हैं। जैसे गगनचुंबी नाम आता है ना, गगनचुंबी, तो उसका हम विग्रह कैसे करेंगे, गगन को चूमने वाला, तो को लग गया ना, ये क्या को क्या है, कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को आ गया ना को, ये कारक चिन्ह है। और इसके हिसाब से इनको कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। कारक चिन्हों को ही क्या कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं। ये फिर यूं आएगा, किस समास के अंदर विशेषण विशेष्य की प्रधानता पाई जाती है, तो विशेषण विशेष्य की किसके अंदर, कर्मधारय समास में पाई जाती है। जैसे नील कमल, कमल है वो कैसा है, नीला है, तो नीला क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य है। ऐसे पूछेंगे आपसे। तो एक तो मोटी मोटी सारणी तो ये याद होनी चाहिए आपको, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हो जाएगी ना। और मैं तो सोच रहा हूँ बहुत बार आपके है ना यही पूछते हैं, ये हाईलाइट रहता है ना, किस समास में कारक चिन्ह ये और का उपयोग किया जाता है। और ही ज्यादा है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा दिए, हालांकि ये है हर बार और नहीं आएगा, अपन इसमें से जो काम में आएगा ना वही लेंगे। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, और है वो किस कारक का कारक, किस समास का कारक चिन्ह है, द्वंद्व समास में काम में आता है। जैसे माता और पिता, राजा और रानी, यही है ना, दिन और रात, ऐसे काम में लेते हैं। लेकिन आपके ये आ गया लाभ हानि का समास विग्रह कीजिए, तो आपने तो क्या सीखा है, लाभ और हानि। क्या सही हो गया क्या लाभ और हानि, नहीं, गलत हो गया आपका भी ये। क्यों, क्योंकि जब कोई व्यापार करता है तो या तो लाभ ही होता है या फिर हानि होती है, दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। तो इसका विग्रह करते समय हम लाभ और हानि को नहीं लेते हुए क्या करेंगे, लाभ अथवा हानि। अभी तक आपने एक ही पढ़ा है ना, तो अपन अलग अलग पढ़ेंगे। जहां ये एक विकल्प लेना पड़ता है आपको, नहीं एक ही चुनो, तो इसमें क्या लगेगा, लाभ अथवा हानि। ये दोनों सेम है ना, ये दोनों में से एक कोई आ जाएगा तो कोई बात नहीं, दोनों काम में एक जैसे ही काम करते ही है ना। ये अथवा ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों में से कोई एक को चुनना पड़ता है ना। और ये लगेगा एक सार्थक शब्द के साथ में, जब एक निरर्थक शब्द आता है उस समय ये लगता है। जैसे चाय वाई, चाय वाई का आप विग्रह करेंगे, आप चाय और वाई, आपके घर में आता है कोई मेहमान, तो हर कोई पूछता है कि चाय वाई पिलाई कि नहीं पिलाई। अब मुझे खबर नहीं पड़ रही है कि चाय तो ठीक है लेकिन वाई क्या पिलाया आपने, है ना। चाय वाई, रोटी वोटी खाई, तो रोटी तो खा ली लेकिन वोटी कौन सी खाई। अब तुम वो वोटी मत समझ लेना, है ना, वो कोई तो खाए कोई नहीं भी खाए।
दूध वूध, दूध तो पी लिया, लेकिन वूद क्या होता है? तो ये ऐसे एक निरर्थक शब्द कोई आएगा, उसमें हम क्या लगाएंगे? चाय आदि। एक निरर्थक को हटा दीजिए और चाय आदि हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आपको। अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। और बहुब्री समास के विग्रह करते इसमें आप ध्यान रखना है, इसके समास का जब व्यास करते हो तो लास्ट में ये वह शब्द आना बहुत जरूरी होता है। वह आएगा तब जाके वो क्या बनेगा? बहुब्री समास बनेगा, नहीं तो और भी हो सकता है। और द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। मार साहब इसी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है बार बार। प्रथम पद संख्यावाची होता है, रट लो। लेकिन मैं यूं कह रहा हूं, रट तो लो, लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना, जब प्रथम पद संख्यावाची हो और उसके बाद में मुनि, गंगा, नदी आ गया, तो आप यहां द्विगु समास के पास मत भागना, अव्ययभावी समास करना, उसको ध्यान रखना। ये मोटी मोटी गलती यही तो है ना कि गुरुजी मैं 1 नंबर से रह गया, मैं थोड़े से 2 नंबर से 5 नंबर से रह गया, ये वही 1 2 5 नंबर है जो आप गलत करके आते हो, है ना। और क्रमधारय समास में क्या करेंगे? विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक एक लेके चलते हैं लाइन टू लाइन। अव्ययभावी समास। इस समास में प्रथम पद, इस समास में प्रथम पद प्रधान व अव्यय ये भी आएगा। तो इसके नाम से तो हर कोई पहचान लेगा। प्रथम पद प्रधान व अव्यय होता है, अव्यय होता है। इसके प्रथम पद में लगभग उपसर्ग पाया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, इसके प्रथम पद में लगभग उपसर्ग पाया जाता है। यदा कदा इसमें शब्द की पुनरावृत्ति भी मिलती है। इसमें शब्द की पुनरावृत्ति भी मिलती है। उन उपसर्ग की संख्याएं अव्ययी भाव में होती हैं। उन उपसर्ग की संख्याएं अव्ययी भाव में होती हैं तथा प्रथम पद संख्यावाची होने पर भी यदि इसके साथ मुनि, गंगा, नदी, यदि इसके साथ मुनि, गंगा, नदी आदि पद जुड़े हैं तो अव्ययी भाव समास माना जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण लिख दो आप, जैसे
बेईमान। हाँ, बेईमान को क्या करेंगे? देखो, और एक लाइन और रह गई छोटी सी, है ना। इसमें विग्रह है उपसर्ग के अर्थ के आधार पर करते हैं, लिख दो। इसमें विग्रह है उपसर्ग के अर्थ के आधार पर करते हैं। उपसर्ग के अर्थ के आधार पर करते हैं। अब देखो, बे का मतलब क्या होता है? बे का मतलब होता है कमी या रहित, है ना। बे का अर्थ क्या होता है? कमी या रहित होता है। तो हम इसका विग्रह क्या करेंगे? ईमान से रहित या ईमान के बिना। ईमान के बिना, है ना। बे का मतलब होता है के बिना या रहित, है ना, या कमी। तो जिसमें ईमान की कमी होती है या ईमान से रहित कोई आदमी होता है, उसको क्या कहेंगे? बेईमान। तो उसका करेंगे ईमान से रहित या ईमान के बिना। लावारिस वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार आता है। लावारिस, ये क्या होता है? लावारिस, वारिस से रहित, वारिस से रहित या वारिस के बिना। बेइज्जत, इज्जत के बिना, इज्जत के बिना। निडर, डर से रहित, निडर डर से रहित। और एक है भय, भय से रहित, डर से रहित, भय से रहित। एक आता निरोग, इसमें आएगी बड़ी मात्रा। ध्यान रखना, यहाँ नी की मात्रा छोटी रहेगी, इसमें ने की मात्रा बड़ी, क्योंकि नेह के बाद में यहाँ क्या मिल रहा है? रे, और इसके बाद में रे नहीं मिला, इसलिए छोटी रहेगी। निडर, निर्भय और निरोग। रोग से रहित, रोग से रहित। बाइज्जत, बा का मतलब होता है साथ या के साथ या के सहित। बे का मतलब तो होता था कमी या रहित या बिना, है ना। बे का मतलब था कमी, रहित या बिना। और बा का मतलब होता है साथ। बा का मतलब क्या होता है? साथ। तो बाइज्जत क्या हो जाएगा? इज्जत के साथ। और बेइज्जत, इज्जत से रहित। और यहाँ हो जाएगा इज्जत के सहित या इज्जत के साथ। इज्जत के साथ भी कर सकते हैं और इज्जत के सहित भी कर सकते हैं। बाकायदा, कायदे के साथ, है ना। बाकायदा
नहीं बोलते बाकायदा ऐसा करना चाहिए था इनको, है ना। तो बाकायदा ऐसा करना मतलब कायदे के साथ ऐसा करना चाहिए था इनको, कायदे के साथ, बाकायदा कायदे के साथ। इसका विग्रह हो जाएगा कायदे के साथ या कायदे के सहित कर सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सावधान, पूछने के चांस बनते हैं इसके। सह का मतलब साथ में या सहित, और अवधान, अवधान सहित, अवधान सहित कर सकते हैं, अवधान सहित। अवधान का मतलब होता है चेतना, अवधान का मतलब होता है चेतना या सचेत या जागृत, है ना। नहीं बोलते सावधान रहो, तो सावधान रहो का मतलब, सावधान का मतलब चेतना के साथ में रहो, जागृति के साथ में रहो। अवधान का मतलब ही चेतना होता है ना। आजीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजीवन। अब आ के अर्थ के अनुसार इसका विग्रह करेंगे। देखो इसमें मैंने क्या लिखवाई थी लास्ट टाइम कि अव्ययभावी समास का विग्रह हम उपसर्ग के अर्थ के आधार पर करते हैं। किसके अर्थ के आधार पर? उपसर्ग के। तो देख लो जहां भी कि अपन ने यहाँ बे का अर्थ लिया था, है ना, और यहाँ बा का अर्थ लिया था, यहाँ सा का अर्थ लिया है। अब यहाँ हम किसका अर्थ लेंगे? आ का अर्थ लेंगे। आ का अर्थ होता है तक, क्या होता है? तक, है ना। तो क्या कर देंगे? जीवन रहने तक। नहीं बोलते ऐसा हुआ तो मैं तेरा आजीवन गुलाम रहूंगा। तो आजीवन का मतलब जब तक मेरा जीवन रहेगा, तो जीवन रहने तक, आजीवन का कर दो जीवन रहने तक। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। आ मतलब तक, है ना, पाद यानी पैर और मस्तक यानी माथा। ये जो दिख रहा है ना, ऐसा अर्थ निकालना मत, नहीं तो मार खा जाओगे तुम। हाँ, ये क्या हो गया? मस्तक से लेकर, मस्तक से लेकर पाद तक। लेकर लगाएं तो ठीक है, नहीं तो वह सीधा भी चलता है ना। मस्तक से लेकर पाद तक, मस्तक से लेकर पाद तक। एक आपको ना ऑप्शन में ये तैयार का ही मिलेगा, माथे से लेकर पैरों तक। तो बच्चा तो इसके ऊपर ही मर जाता है, यहां जाता ही नहीं है। यही तो है ना, पाद यानी पैर और मस्तक यानी माथा। तो माथे से लेकर पैरों तक, ये भी तो सही है। और मस्तक से लेकर पाद तक, ये भी सही है। और ये दिए तीसरा ऑप्शन दे दिया ए एंड बी दोनों, और डी में दे दिया कोई नहीं, तो क्या होगे? बोल भाई, ये दे दिया मान लो ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी और ये दे दिया डी। अब कौन सा सही कर क्या होगे? ध्यान रहे समास का विग्रह करते समय हम इनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए माथा इसका पर्यायवाची शब्द है ना, मस्तक का, और पैर है वो पाद का पर्यायवाची शब्द है। ये गलत हो जाएगा, इसलिए ए व बी दोनों हो ही नहीं सकते, और कोई तो कैसे नहीं है, एक तो सही है ही है। ये तो एक विशेष ध्यान रखना है ना। हम जब भी समस्त पद का विग्रह करेंगे तो हम
समस्त पद के पदों का ही उपयोग करेंगे, इनके पर्यायवाची शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, जब ये खुद अर्थ देने में असमर्थ हो जाए ना, तब जाकर के हम उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक बहुत बार आता है कूप मंडूक, कूप मंडूक का समास विग्रह करेंगे तो कैसे करोगे मोनिका? कूप मंडूक, इसका अर्थ तो पता है कि बेटा? वंदना, कूप मंडूक का समास विग्रह कर। सुगन कैसे करेगी कूप मंडूक का समास विग्रह? निशिका मैडम, अरे कूप यानी कुआ है और मंडूक यानी मेंढक है, इसमें क्या नहीं? हाँ बोलो। हाँ क्या हो गया सुगना? अरे बोलते नहीं बसंती, क्या हो गया? है हाँ पहले तो अब मंजुला मैडम, और तेरी है भगवान, अरे लिखना नहीं है, कूप मंडूक, कूप यानी कुआर, मंडूक यानी मेंढक है। तो कुएं में रहने वाला कुएं में रहने वाला मंडूक भी गलत है और कूप में रहने वाला मेंढक भी गलत है। तो सही क्या है? कुएं में रहने वाला मंडूक भी गलत है और कूप में रहने वाला मेंढक भी गलत है। तो फिर सही क्या है मैडम जी? बोलो। नहीं पता? आपने बताया जो गलत निकला। कैसे गलत निकला? आपने क्या बोला था, ध्यान आपको? तो मैंने तो कूप में रहने वाला मंडूक एक बार भी नहीं बोला। मैंने ये बोला है कुएं में रहने वाला मंडूक, तो आपका ध्यान मंडूक पे था, इधर मैं कुआं बोल गया, है ना? और मैंने कहा कुएं में रहने वाला, कूप में रहने वाला मेंढक, अब आपका ध्यान मेंढक पे था और मैंने उधर कूप बोल दिया, है ना? जबकि आपने कूप में रहने वाला मंडूक बोला था, है ना? तो ये ध्यान रखना, आपको कूप का कूप ही लेना है और मंडूक का मंडूक ही लेना है। कूप में रहने वाला मंडूक। अब इससे पहले ही मैंने ये लाइन लिखवाई थी, बोली थी आपको साफ साफ कि विग्रह करते समय हाँ जो पदों में पद पाए जाते हैं वही काम में लेने हैं, इनके पर्यायवाची शब्द काम में नहीं लेने हैं। तो ध्यान रखना इसका विशेष करके। कई बार यही आपका खोपड़ा ऐसे ही देखते हैं कि याद है कि नहीं है कुछ न कुछ इसके। अब लिख दो अगला, मस्तक से लेकर पाद तक कर दिया। आ जानू बाहू, हाँ आ जानू बाहू, आ जानू बाहू। अब आगे तुम और लगा लो, कुछ लगाना चाह रहे हो तो क्या करेंगे इसका गुरु जी? उसके बाद तो हाँ है, हाँ हाँ, बाहू से लेकर जानू तक है। आ का मतलब तो तक होता ही है ना, बाहू से लेकर जानू तक। जानू का मतलब क्या होता है रे छोरो? है कोई एक दो छोटा बच्चा नहीं तो बता दे वो सारी कंडीशन करके है। तीसरे चौथे वाले बच्चे को पूछो कि बेटा जानू का मतलब क्या है, हाँ आज वो बता देगा गुडना। वो तो यही कहेगा गुज्जी गुलदी मेरे पापा दी में मम्मी को बोलते हैं दानू, तो है ना वो। तो अभी भी घरों में ना पाश्चात्य सभ्यता आ रही है, एक दो बोलते होंगे कोई है ना एक दूसरे को जानू वानू। तो जब भी कोई जानू वानू का नाम सुनो तो आपको क्या कर देना है,
समास याद आना है। समास भी कौन सा? अव्ययभावी समास। ठीक है, जानू का अर्थ लिख दीजिए ब्रैकेट में, इंपॉर्टेंट है। जानू का अर्थ है घुटना। तब घुटना और टकना में क्या अंतर होता है? जब भी कोई हारता है ना, किसी को हराते हैं तो ये बोलते हैं कि घुटने टिका दिए उसके। क्या टिका दिए? घुटने। मतलब ये जब टिक जाते हैं मतलब हार गया वो। घुटने टिकाना, टकने टिकाना नहीं, घुटने टिकाना। चलो आगे लिखो। प्रतिपल। प्रतिपल का हो जाएगा, हाँ, पल पल तेरी, हाँ, याद सताए। गाने वाले है ना ऐसे, देखो देखो गाना, हर कोई गाना अपने को पढ़ा रहा है लेकिन अपन पढ़ते ही नहीं है। अपन तो पल पल तेरी याद सताए में पता नहीं क्या क्या याद करने लग जाते हैं। यूं नहीं है ना भाई साहब, समास भी इसमें वही याद कर ले, है ना। मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि यदा कदा, इसमें शब्दों का पुनरावृत्ति होती है। ये रही देखो, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो पल पल हो गया ना। तो इसमें क्या हो गया? अव्ययभावी समास। प्रतिपल का हो जाएगा पल पल, या फिर इसको यूं भी कर सकते हैं, हर पल। हर पल भी कर सकते हैं, हर पल। प्रत्येक, एक एक, या हर एक। एक एक या हर एक। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, हाँ, हर वर्ष या वर्ष वर्ष। प्रतिवर्ष का क्या हो जाएगा? या तो 2 बार वर्ष वर्ष लिख दो, है ना, या फिर हर वर्ष कर दो। प्रतिघात क्या हो जाएगा? यहाँ घात घात नहीं करेंगे, है ना, यहाँ हो जाएगा घात के बदले घात। घात के बदले घात। घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब होता है चोट। तो आपके कोई एक थप्पड़ मारे, तुम क्या करोगे? बदले में एक और दोगे ना दबा के। वो आपके दूसरा मारेगा तो आप उसकी फिर दूसरा मारोगे। तो चोट के बदले में चोट ही मिलती है हमेशा, लड्डू नहीं मिलता ना। तो प्रतिघात का मतलब होता है घात के बदले में घात। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टाब्रो, लिखो यथाशक्ति। यहां से ही पूछते हैं ज्यादा करके। हाँ, यथा का अर्थ क्या निकलेगा? के अनुसार। तो हम यथाशक्ति का क्या कर देंगे? हाँ, पहले लिख दो शक्ति के अनुसार। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यथाशीघ्र। जितना शीघ्र हो सके। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। देखो देखें, ये जीतना है, विजय करना है ना। और अपन विजय करने की बात तो कर ही नहीं रहे, ध्यान रखना। अपन कहते भी जितना तुम कर सकते हो ना उतना, तो उस जितना के लिए आएगा ये, ध्यान रखना। जब विजय की बात आई तो बड़ी मात्रा, और जितना कर सके हो एबिलिटी के बारे में आए तो ये छोटी हो जाएगी। जितना हो, जितना शीघ्र हो सके। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, यथाशक्ति और यथाशीघ्र, है ना। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। देखो यथा यहाँ भी है, लेकिन एक जगह अनुसार और एक जगह ये,
जितना शीघ्र हो सके, तो उसको, ये ज्यादा फेमस है इसका। आप इसको यूं भी कर सकते हो, है ना, शक्ति के अनुसार, अपने शीघ्रता के अनुसार ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ये है यथा शीघ्र है, जितना शीघ्र हो सके, ये ज्यादा फेमस है इसका। एक है यथापति, यथापति, हाँ, जैसा है पति, जैसा है पति, जैसा है पति। एक यहाँ एक नाम आता है यथा प्रजा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, ऐसे है ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा है राजा वैसी है प्रजा, यानी जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। तो ये उस हिसाब से हुआ है। लगा तीनों में यथा यथा है, लेकिन तीनों का अर्थ देख लो क्या है, अलग अलग है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, यथापति, जैसा है पति, है ना, जैसा पति है वैसे ही बच्चे होंगे। घर घर, यदि ऐसा कुछ आ जाता है, दो शब्दों की पुनरावृत्ति और बीच में डैश, तो इसके बीच में हम ही लगा देंगे। घर ही घर, घर ही घर, या घर के बाद, घर के बाद घर। नहीं बोलते कि घर घर जाके बोल के आओ, घर घर जाके मतलब घर ही घर में, या घर के बाद घर, एक घर में गए फिर दूसरे घर में गए फिर तीसरे घर में गए। तो हम ये थोड़ी बोलते हैं कि मैं तो ये पहले उस घर में, फिर उस घर में, फिर उस घर में, फिर उस घर में घूम के आया हूं ना। घर घर में क्या हो जाएगा, घर घर में। हाँ, एक है हाथों हाथ है, ये इंपॉर्टेंट है, IMP कर देना इसको। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, हाथ का हो जाएगा हाथ ही हाथ में। रातों रात, रातों रात, ये नाम बहुत सुना होगा आपने। रात में, रातों रात का मतलब रात ही रात में। और बातों बात, हाँ, बात ही बात में, रातों रात, रात ही रात में, और बातों बात मतलब बात ही बात में। एकाएक, एक तो आता है एकाएक, एक है एक एक, दोनों में क्या अंतर है? हाँ देखो, एकाएक में तो होता मतलब सांस ही नहीं ले, एक के तुरंत बाद एक, है ना। और ये होता है एक एक करके आराम से, जैसे रोड क्रॉस करते हैं ना, तो पहले एक निकला, फिर आराम से दूसरा, फिर आराम से तीसरा, ये तो हो गया एकाएक। और अचानक मतलब एक निकला और अपन ने सोचा कि निकल गया होगा, अपन ने गाड़ी चलाई और तुरंत दूसरा आ गया। ऐसे एक्सीडेंट होते हैं ना, तो वो बोलते हैं ना यार अचानक से आगे गाय आ गई, अचानक से आगे कुत्ता आ गया। वो अचानक का मतलब क्या है, एकाएक होता है, यानी एक के तुरंत बाद एक और आ जाए, तो वो तो हो गया एकाएक। और इस एकाएक का मतलब होता है, एक एक का मतलब होता है एक जाने के बाद दूसरा आराम से आए ना, वो लिख दो दोनों। एक, इस एक का तो हो जाएगा एक के तुरंत बाद एक, एक के तुरंत बाद एक, और इसका हो जाएगा एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये आपका अव्ययभावी समास पूरा हो गया है। अब लिख दो तत्पुरुष समास। इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करते समय कारक चिन्हों का या परसर्गों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसके 6 उपभेद माने गए हैं। नंबर 1,
कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। जैसे आ गया जेब कतरा, तो क्या आ जाएगा? जेब को कतरने वाला, जेब कतरा बहुत फेमस उदाहरण है इसका, ये जेब को कतरने वाला। ये देखो मैंने अभी अभी इसकी थोड़ी सी जानकारी लिखवाई, विशेषता लिखवाई, परिभाषा लिखवाई। उसमें क्या लिखवाया मैंने? इस समास में हम क्या करते हैं? कारक चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग करते हैं। लिखवाई ना बात ये। तो इसका विग्रह करते समय हमने देखो ये समस्त पद था, जैसे ही विग्रह किया हमने को लाया इसमें, और ये को क्या है? कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को आया ना, तो आपको विग्रह करके दे दिया जाए इसका, और फिर पूछ ले कि बताइए इसमें कौन सा समास है, तो ध्यान रखना तत्पुरुष समास तो करना ही करना है। आपको दे दे अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तब तो क्या कर देंगे? तत्पुरुष समास कर देंगे। लेकिन पहला अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, ये दे दिया तो आप तो टिका के आ गए ना ऊपर वाला ही तत्पुरुष समास। 4 ऑप्शन देगा वो, ये दे करके कि आपको याद आ गया, हाँ यार तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो है ही है, लेकिन कौन सा है? कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो कभी कभी ध्यान रखना तत्पुरुष समास के स्थान पर वो इनके उपभेदों का नाम भी देता है। ये तो है तत्पुरुष समास, है ना, और तत्पुरुष समास के ये कभी कभी उपभेद का नाम दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है, वहां तक जाना है, चारों ऑप्शन पढ़ के उत्तर देने हैं आपको, है ना। तो कैसे पहचानेंगे कौन तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष समास है, कैसे पहचानेंगे? हमेशा इनकी कारक चिन्ह की विभक्ति देख के ही पहचानेंगे। जैसे कि एक और लिख लो, चीड़ी मार। चीड़ी मार, चीड़ी मार में कौन सा है? विग्रह करो इसका, चीड़ी मार का। निशिका मैडम, चीड़ी मार का करो, विग्रह है चीड़ी मार। करो, क्या हो जाएगा? चीड़ी चीड़ी नहीं होती है क्या? चीड़ी को मारने वाला, चीड़ी को मारने वाला। तो को आ गया तो कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा लिखो करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। कोई बोलेगा नहीं, हस्तलिखित का विग्रह कर दो, क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये लिख देते हैं हस्त से लिखित कर सकते हो या हस्त द्वारा लिखित भी कर सकते हो, है ना। ये कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। ये लिख दो आवेदन पत्र, क्या कर देंगे? हाँ, आवेदन के लिए पत्र, आवेदन के लिए पत्र। एक तो अनौपचारिक होता है, एक औपचारिक होता है, ध्यान रखना। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और जो घरेलू होते हैं, अपने माता पिता, काका चाऊ, ताता बुआ, फूफी फूफा, अन्य वगैरह वो लिखते हैं, वो कौन सा होता है? अनौपचारिक या औपचारिक? हाँ, अनौपचारिक होता है, ध्यान रखना, है ना।
आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। एक होता है गुरु दक्षिणा, क्या करोगे इसका? गुरु के लिए दक्षिणा। हाँ, आपादान तत्पुरुष समास, और लिख दो पथ भ्रष्ट, क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट। जैसे किसी को कहो ना कि आपादान कारक का कोई उदाहरण बताओ, बताओ निष्का मैडम, आपादान कारक का उदाहरण बताओ। हाँ, जोर से बोलो। पेड़ से पत्ता गिरा, इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं है बेचारा। सबसे फेमस उदाहरण यही है, आपादान कारक का उदाहरण पेड़ से पत्ता गिरा। उसके बाद जो कहें और बताओ सोच के, तो और नहीं सोचेंगे, बस गिराने की कोशिश करेंगे। सर घोड़े से बालक गिरा, ठीक है, से बालक गिरा, तो गिराने के चक्कर में क्यों हो, और भी तो कर दो ना, कोई अच्छी बात कर दो, है ना। पेड़ से आम गिरा, बिल्कुल गुरुजी। फिर तो पेड़ से सेब गिरा, पेड़ से बेर गिरा, और बताओ कोई। जैसे एक तो यही है पथ भ्रष्ट। अब गुरुजी इसमें दूरी तो नहीं पता है, आपादान कारक की खास पहचान क्या होती है? एक पदार्थ किसी एक पदार्थ से, वस्तु से, कोई भी हो, अलग अलग होंगे, है ना, अलग अलग होंगे। तलाक भी आपादान कारक का उदाहरण है टावरो। तलाक देना, पति पत्नी अलग हो जाते हैं ना। हाँ, तो इसमें पथ भ्रष्ट, रास्ता है कोई और रास्ते से कोई अलग हट गया, तो दूरियां हो गई ना रास्ते से और उसके पथ के ऊपर चलने वाले से, इसलिए क्या है? आपादान का है। और जैसे एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रोग मुक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया ये रोग मुक्त। अब देखो इसमें कहा दूरियां हो रही है, रोगी से उसकी रोग की दूरी हो गई ना, जब रोग हट जाएगा वहां से तो ही तो रोग मुक्त होगा ना, तो ये हो गया आपादान कारक, रोग से मुक्त। लेकिन ऐसा ही एक शब्द और है, रोग युक्त आ जाए ना तो आपादान मत कर देना, रोग युक्त। अब तो क्या है, रोग आके घुस गया उसके अंदर, तो रोग मुक्त और रोग युक्त में ध्यान रखना है। इसका क्या हो जाएगा? रोग से मुक्त, और हो जाएगा आपका आपादान। अब लिखो, जैसे ये आ जाए, राष्ट्रपति में मेरे को बताओ कौन सा समास है? राष्ट्रपति में समास कौन सा है? राष्ट्रपति, इसका विग्रह करो पहले मैडम जी, क्या होगा? कापति। हाँ हाँ, राष्ट्र का पति। अब काके की किसके लिए आते हैं बताओ? संबंध के लिए आएंगे ना, तो इसलिए ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, और संबंध काके की अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे ओ। तो ये काके की किस में गए? हाँ, तो हम कर देंगे संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो ऐसे विग्रह करके है ना, इससे समास निकालेंगे अपन। अब लिखो, राजकुमारी, राजकुमारी क्या कर देंगे? हाँ, राजा की कुमारी, और फिर वही काके की आ गया है तो किसका कर देंगे? संबंध का कर देंगे। और छठे में लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि
इसका विग्रह करो। कवियों में शिरोमणि क्या आ गया? में किस में आता है? हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, और संबंध में काके की, अधिकरण में पे पर, है ना, और संबोधन में हे अरे ओ। तो ये में पे पर किसकी विभक्ति है? किसका प्रसर्ग चिन्ह है? ये अधिकरण का। तो लिख दो अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास एक बहुत बार आता है, कवि पुंगव। कवि पुंगव, तो यहां भी यही करेंगे, कवियों में पुंगव। कवियों में पुंगव। पुंगव का मतलब क्या होता है? पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो फिर मैं आ गया, तो आप क्या कर देंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये टावरों 6 प्रकार के अपने तत्पुरुष समास होते हैं। विग्रह कर करके आपको देख लेना है। कर्म तत्पुरुष समास में आपको को मिलेगा, कर्म तत्पुरुष समास में आपको से मिलेगा या द्वारा मिलेगा, संप्रदान तत्पुरुष समास में आपको के लिए मिलेगा, है ना, और अपादान में आपको क्या मिलेगा? से मिलेगा, लेकिन उसकी विशेषता होनी चाहिए कि अलग होना उसमें दिखाई देना चाहिए। संबंध में काके की, रारेरी या नाने नी भी आता है। मुख्य हालांकि में और पर आएंगे, में और पर, जैसे भूवासी, चंद्रवासी, ये भी है, भूवासी और चंद्रवासी, है ना। और एक अपना आया था वही कूप मंडूक, कूप में रहने वाला मंडूक। तो में आ गया ना, में, तो में कहाँ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास में जाएगा। तो आज अपना इतना ही है, कल तत्पुरुष समास वो पूरा कर देंगे।